चले तो व्यापम के लिए ये आपके लिए बैच हम लेकर के आए हैं। व्यापम का एग्जाम और पहले दिए हैं आप सभी, और दिए एग्जाम? ठीक, बहुत बढ़िया। तो व्यापम का यदि आप सिलेबस देखें तो आज तो पहले सिलेबस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से रास्तों को जानना आधा लक्ष्य होता है। ठीक है, अगर आप सिलेबस के बारे में अवेयर हैं, सिलेबस के बारे में यदि आपको प्रॉपर जानकारी है, तो आपको पढ़ने में सहजता होती है और थोड़ा सा आप सहज होते हैं कि भाई हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। तो व्यापम के यदि हम सिलेबस की बात करें तो व्यापम का और प्रीलिम्स का सिलेबस यदि हम देखते हैं तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें हमको समान दिखती हैं, कुछ चीजें अलग दिखती हैं। क्या दिखती हैं देखते हैं। तो सीजी व्यापम का यदि हम सिलेबस देखें, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, हो सकता है इसको अब भंग कर दिया जाए और बहुत जल्द आपके लिए एक, जैसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है वैसा ही एक बॉडी आपको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल तो सीजी व्यापम के नाम से ये हमारे पास उपलब्ध है, तो हम इसी नाम से इसको पुकारेंगे। तो सीजी व्यापम का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस को मोटे तौर पर मैं 3-4 भागों में बांटता हूं। 3-4 भागों में मैं बांट देता हूं, 4 भागों में मैं इसको विभाजित करता हूं। ठीक, ये 4 भाग कौन से हैं सर? तो देखो, सबसे पहले भाग में हम ऐसे विषयों को रखेंगे जो कि सीजी व्यापम के लगभग हर एग्जाम में आपको मैंडेटरी मिलेगा ही। मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सीजी व्यापम के हर एग्जाम में लगभग रहता ही है, जिसके अंतर्गत मैं रखूंगा गणित और रीजनिंग को। गणित और रीजनिंग की यदि बात करो तो इसको व्यापम के एग्जाम का बैकबोन बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि गणित और रीजनिंग ऐसा विषय है जो लगभग व्यापम के हर एग्जाम में रहना है। ठीक, दूसरी चीज कंप्यूटर, ये व्यापम के हर एग्जाम में आपको थोड़े बहुत अंकों के विचलन के साथ आपको दिखेगा ही, ये रहता ही है। इसके अलावा भाषा, भाषा के अंतर्गत 2 भाषाओं को मैं रखूंगा, एक तो रखूंगा मैं हिंदी और दूसरा मैं रखूंगा इंग्लिश। ये भाषाएं भी आपको एग्जाम के हर एक सिलेबस में दिखाई पड़ती हैं। ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो आपको व्यापम के हर एग्जाम में मिलेगा ही। अब दूसरे हिस्से में आते हैं। दूसरा हिस्सा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसके अंतर्गत जीएस के पेपर्स आते हैं या जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। अब इसको दूसरे खंड में रखने का कारण यह है कि इसका जो वेटेज है वो सब्जेक्ट के या एग्जाम के हिसाब से बदलता रहता है। कभी किसी एग्जाम में आपको बहुत अच्छे खासे वेटेज में ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कभी कुछ ऐसे एग्जाम मिलेंगे जिसमें पूरा मिलाकर के 10 नंबर का रहेगा या 5 नंबर का रहेगा, ऐसे भी एग्जाम होते हैं। तो जीएस के सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बात करें तो मेनली देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट प्लस छत्तीसगढ़, इस फॉर्मेट में जीएस आता है। 4 सब्जेक्ट मतलब आपका एक हो गया भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा भारत का संविधान या इसी को आप बोल सकते हैं राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था, ये आपको सिलेबस में मिलेगा। ये जीएस वाला पूरा पोर्शन हो गया। एक पूरे हिस्से में मैं रखता हूं छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को पूरे एक भाग में रखता हूं। अब छत्तीसगढ़ वाले भाग में हमको क्या पढ़ना होता है, जैसे आप यहां पर इंडिया के लिहाज से पढ़ते हैं, भारत के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, वैसा ही कुछ कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में हमको मिलता है। जैसे
जैसे हम इसमें पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहां पर राज्य व्यवस्था है, यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में ही पंचायती राज हमको देखना होता है, पंचायती राज। अच्छा, इस वाले हिस्से में ना एक सब्जेक्ट हमारा छूट रहा था जो कि एग्जाम के हिसाब से वेटेज कम ज्यादा होता रहता है, वो है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी। ये ऐसे हिस्से हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, भले वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आता हुआ दिखता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज। इसके अलावा आप पढ़ते हैं इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं लोक कला, जनजाति परिदृश्य आप इसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां होती हैं, उन जनजातियों में कौन कौन सी प्रथाएं हैं, वो जनजातियां कहाँ रहती हैं, उन जनजातियों का जो जीवन, उनकी जीवन शैली जो है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उनके घरों को क्या कहा जाता है, वो कौन कौन सी परंपरा का निर्वहन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किन चीजों का प्रयोग वो अपने आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका प्रयोग करती हैं। तो वो सारी चीजें हम छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में ही सारा कवर करते हैं। अब इसके अलावा एक हिस्सा मैं कहूंगा, इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम कहने का मतलब है करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत आप भारत का करंट अफेयर देखते हैं प्लस अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर भी देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। और इसके अलावा आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। तो ऐसे हिस्सों में बांट बांट कर यदि आप देखें तो सिलेबस आपका व्यापम का कंप्लीट होता है। अब इन सब्जेक्ट्स के अलावा यदि कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई विशेष विषय की डिमांड हो, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें किसी विशेष विषय को शामिल किया जाता है, जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखेंगे, जैसे एडीओ का एग्जाम हुआ, उस एडीओ के एग्जाम में अलग से ग्रामीण विकास वाला हिस्सा था, आपने देखा होगा सिलेबस। वैसे ही अलग अलग एग्जाम्स में विशेष विषय जो है इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो है ना, ये सब्जेक्ट उस एग्जाम से सीधे रिलेट करता है, ठीक है, उस एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट करता है, और इसकी तैयारी तभी हो सकती है जब उस संबंधित सब्जेक्ट का या संबंधित एग्जाम का सिलेबस हमारे पास उपलब्ध होता है। लेकिन कॉमन रूप में यदि देखा जाए तो व्यापम में लगभग 75% हिस्सा वही बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लगभग हर एग्जाम में व्यापम के होते हैं, लगभग हर एग्जाम में ये आपको मिलेगा। ठीक, अब इसको तैयार करने का अप्रोच क्या होता है सर? देखिए, इसको तैयार करने के अप्रोच की अगर हम बात करें तो तैयार करने का अप्रोच, व्यापम का एग्जाम ऐसा एग्जाम है ना जिसको एक समय पर यह माना जाता था कि व्यापम का एग्जाम या व्यापम का जो प्रश्न पत्र होता है वो सीजीपीएससी की तुलना में ज्यादा टफ आता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ है। इसका कारण ये नहीं है कि व्यापम ने अपना क्वेश्चन सरल कर लिया, नहीं, इसका कारण यह है कि सीजीपीएससी ने अपना जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा हाई कर लिया। अब इसके अंतर्गत जैसे अभी इस साल का सीजीपीएससी प्रीलिम्स, यदि आप अपियर हुए हैं, अभी प्रीलिम्स दिए, अभी नहीं दिए, प्रीलिम्स आप देंगे
तो आपको थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा होगा कि सीजीपीएससी जो है ना वो अब थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चन के लिहाज से अपग्रेड कर रहा है। मतलब जहां पर अब पहले प्रश्न पूछा जाता था एकदम बेसिक वन लाइनर फैक्ट ज्यादा आते थे, अब क्वेश्चंस में नए पैटर्न को शामिल किया गया है। अब ये नए पैटर्न किन किन तरीकों से शामिल किए गए हैं सर? तो देखो, एक पैटर्न तो इसमें शामिल ये किया गया है कि आपको कथन और कारण वाले प्रश्न पूछ रहा है। कथन यानी असर्शन और कारण यानी रीजन, इससे संबंधित क्वेश्चन करता है। आपको दो स्टेटमेंट देगा और इसके विकल्प भी बड़े अनोखे हैं। इसका विकल्प भी बहुत जोरदार है। विकल्प क्या देता है कि भाई कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, पहला विकल्प। दूसरा देगा कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प देगा कथन सही है, कारण गलत है। चौथा विकल्प देगा कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो ये एक पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा है व्यापम अपने एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के अप्रोच के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में तो जाना ही पड़ता है, और अगर आप डेप्थ में नहीं जाएंगे तो आप पहले ही विकल्प से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही विकल्प में आपको पूछा गया है कि भाई कथन सही है, कारण सही है। मतलब हमको यह पता होना चाहिए कि फैक्चुअली ये भी सही है कि नहीं और ये भी सही है कि नहीं। अगर ये हमको पता नहीं रहेगा तो हम तो अगले स्टेज में एंटर कर ही नहीं पाएंगे, जहां पर वो पहले और दूसरे के व्याख्या या इनके बीच में संबंध की बात करता है। इनके बीच में अगर संबंध निकालना है तो सबसे पहले तो हमको फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा। फैक्चुअली जब स्ट्रांग हो जाएंगे तब आप पहुंचेंगे कि भाई हाँ ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये दूसरा चरण होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको सबसे पहले कथन और कारण इनके बारे में संबंधित फैक्चुअली नॉलेज होना चाहिए। तो ये पहला पैटर्न जो व्यापम ने अपने नए पैटर्न में क्वेश्चन के वो शामिल किया है। दूसरा पैटर्न जो उसने शामिल किया है अपने एग्जाम में वो ये है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट देता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहां से पूछता है कि इनमें से सत्य कथन है, या पूछ लेता है इनमें से सत्य कथन नहीं है। अब यहां पर विकल्प जब देता है तो ए 1 2 3 सही है, बी देगा 2 3 4 सही है, सी देगा 3 4 1 सही है, या डी दे देता है उपर्युक्त सभी सही हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी डील करने के लिए हमको फैक्चुअली तगड़ा होना पड़ेगा। ठीक, ये दूसरा पैटर्न है। तीसरा पैटर्न जो है उसने शामिल किया है, हालांकि ये पहले से पूछा जाता रहा है, लेकिन फिर भी सुमेलित कीजिए वाला जो पैटर्न है इसको अब ज्यादा मात्रा में उसने अपने एग्जाम में शामिल किया है। इसके अंतर्गत एक तरफ पहले प्रकार का तथ्य देगा, इसी के संगत दूसरे तरफ एक और टेबल बनाएगा और बोलेगा चलो भाई इसको सुमेलित कीजिए। जैसे बचपन में हम लोग मैच द फॉलोइंग पढ़ते थे, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो इसके शामिल करने से हुआ क्या? देखो, ये तीनों पैटर्न जो हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, नहीं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में मिलेगा। लेकिन यह है कि लगभग 40 क्वेश्चन, 35 से 40 भी अगर हम बोले तो 35 से 40 क्वेश्चन यदि इस पैटर्न में देता है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है समझना इस बात को, मैं जो बोलना चाहता हूं। आपका अप्रोच कैसे चेंज होगा? आपका अप्रोच कैसे चेंज होगा सर? देखो, अगर आपके पास वन लाइनर फैक्ट आता है तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, यदि पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप तुक्का मारोगे।
यही होता है। अगर आपके पास केवल 4 विकल्प है, आपको पूछ दिया भारत की राजधानी क्या है, आपके पास 4 विकल्प है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, आप विकल्प लगाओगे दिल्ली। क्यों लगा लिए? क्योंकि पता था। ठीक है। अब मान लो यहीं पर आपको पूछ लिया कि रवांडा की राजधानी क्या है, तो सर ये तो नहीं पता है। किसी को पता है? नहीं पता है। मतलब ऐसा विकल्प फिर अब तुक्का मारने के अलावा कोई चारा रहा नहीं सर, है कि नहीं? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके पास दो ही अप्रोच होता है, दो ही मोड ऑफ एक्शन होता है आपका, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका एकदम सीधा साधा है भैया, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि दुनिया का हर चीज अपने को आ जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नहीं? प्रैक्टिकली इतना थोड़ी पॉसिबल होता है यार कि सब कुछ हमको पता हो जाए, हम एकदम सर्वज्ञ हो जाएं, सब चीज एकदम उंगलियों के टिप पर याद रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अब धीरे धीरे ना व्यापम भी रिप्लेस कर रहा है ऐसे पैटर्न से। ऐसे पैटर्न देने का एक तो फायदा है, दूसरा नुकसान है। ठीक है। और मैं इसको अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। फायदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे विकल्प में आपके पास चांस होता है थोड़ा सा विकल्पों को काट करके आंसर तक पहुंचने का। कैसे? जैसे जैसे मान लो पहला पैटर्न, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आपको यहां पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। आपको पता है कि कारण गलत है, आपको पता है कि कारण गलत है, तो आपके सामने से ये दो विकल्प तो ऐसे ही कट गए, ये वाला विकल्प हट गया और ये वाला विकल्प हट गया। हट गया ना? हट गया विकल्प। अगर कथन गलत, सॉरी कारण गलत है, तो 3 विकल्प आपके कट गए, पहला कट गया, दूसरा कट गया और ये वाला कट गया, सॉरी चौथा विकल्प कट गया आपका। कट गया ना? नहीं, कट गया ना यार। ठीक है। यहां पर बोला रहेगा कि दोनों कथन सत्य हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दोनों कथन सत्य हैं परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा, कथन सही है कारण गलत है। चौथा, कथन गलत है कारण सही है। तो कारण सही है 3 जगह दिख रहा है, और हमको पता चल गया कि कारण गलत है, तो सर 3 विकल्प तो मैंने ऐसे ही काट लिए। समझ आ रही बात? तो अगर आप यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा करके चले जाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड यहां पर बहुत फायदेमंद हो जाता है, तो इसके लिए हमको एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे मान लो आपको कथन कारण, मैं हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कथन दे दिया आपको, कथन दे दिया कि वर्गों के वर्गों के पंचमाक्षर, एकदम सामान्य सा प्रश्न कर रहा हूं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि वर्गों के पंचमाक्षर नासिक वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें वो कारण दे रहा है, कारण दे रहा है कि इनका उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय वायु नासिका मार्ग से निसृत होती है। अब उसने विकल्प दिया, ए कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये दिया विकल्प ए। विकल्प बी दिया, कथन भी सही है, कारण भी सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या
नहीं करता, नहीं करता है। विकल्प बी। सी दे दिया, कथन सही है किंतु कारण गलत है। और विकल्प डी दे दिया, कथन गलत है किंतु कारण सही है। ऐसा ही विकल्प देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना, मान लो मुझे यह पता है कि, मान लो मुझे केवल इतना पता है कि पंचमाक्षरों को नासिक्य वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका उच्चारण नासिका मार्ग से होता है, यानी उनका उच्चारण करते समय वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है। तो मैंने कहा कि कारण, देखो वर्गों के पंचमाक्षर नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, ये मुझे पता है कि भाई ये जो 5 वर्ण हैं, अंगा, इया, ण, न, म, ये 5 वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और इनका उच्चारण करते समय वायु नासिका मार्ग से निसृत होती है, मतलब ये कथन भी मुझे सही लग रहा है। सही है सर। अब दोनों चीजें मुझे पता चल गई हैं, तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। मैं इधर अब देखूंगा भी नहीं, है कि नहीं। ये दोनों तो आंसर होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर यहां पर एक कथन को क्या बताया गया है, गलत बताया गया है, एक स्टेटमेंट गलत है। तो मेरा अप्रोच अब क्या होगा, अब मैं ये देखूंगा कि भाई क्या इस कारण से इसको ऐसा कहा जाता है कि नहीं। क्या ये होता है इस कारण से ये ऐसा कहलाता है, या ये कारण नहीं है। तब मुझे आंसर मिलेगा विकल्प नंबर ए या विकल्प नंबर बी में से। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से सरल है लेकिन एक तरीके से कठिन है। सरल इसलिए है क्योंकि आप यहां पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर मान लो आपको पूछा है रवांडा की राजधानी क्या है। अब ये तो सर या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा, एकदम सीधी साफ बात है। इसमें आप क्या एलिमिनेशन लगाओगे, लेकिन यहां पर आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मैं कहता हूं ये सरल की तरफ जा सकता है। लेकिन कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि आपके पास टाइम का बाउंडेशन है। आपको मैक्सिमम 2 घंटे या 3 घंटे, दो अलग अलग फॉर्मेट में होता है व्यापम का एग्जाम, 2 घंटे का, 3 घंटे का। अब 3 घंटे वाले पैटर्न को हटा दिया गया है और मैक्सिमम एग्जाम आपके होते हैं 2 घंटे 100 क्वेश्चन वाले पैटर्न में। आपने देखा होगा 2 घंटा 100 क्वेश्चन, यही पैटर्न अब व्यापम जो है अडॉप्ट कर चुका है। तो अगर अपने को 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टाइम का बंधन इतना है कि सर हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, है कि नहीं। अगर मैं शुरुआत के 10 क्वेश्चन में फंसा रह गया तो बाकी 90 क्वेश्चन का क्या होगा, है कि नहीं। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन का चयन करना होगा जिसमें मैं टाइम भी कम लगाऊं और उसमें मेरी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो, जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर सकूं। होगा ये मेरा अप्रोच। क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली क्या करना है सर, एग्जाम निकालना है। मुझे तो एग्जाम निकालने से मतलब है ना। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जितना हो सके कम टाइम लगने वाले क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मेरा प्रेफरेंस वही रहेगा कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊं। क्योंकि 2 घंटे में अगर मैं पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाऊंगा तो सर इतनी मोटी उत्तर पुस्तिका है, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन बुकलेट है, इतना मोटा क्वेश्चन बुकलेट है, इसको मुझे पूरा पढ़ना है। और इसको अगर पूरा पढ़ना है तो मुझे उस हिसाब से स्पीड भी चाहिए होगी। और अगर कथन कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो स्वाभाविक सी बात है मुझे हर क्वेश्चन पर एवरेज से ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। गिन के 120 से 120 मिनट हैं आपके पास और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें भी गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो आपको टाइम तो एक लिमिटेड मात्रा में ही लगा सकते हो आप। और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्या, टाइम लगाना पड़ेगा। इस लिहाज से यह कठिन हो गया। इस लिहाज से आसान था कि आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, लेकिन इस लिहाज से यह कठिन भी हो गया कि आपको इसमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सभी पैटर्न जो अभी व्यापम अडॉप्ट कर रहा है इसमें आपको टाइम की मांग ज्यादा है।
टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम वास्तविकता से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्स बहुत ज्यादा दूर है अपने हाथ से। अगर आपके लिए टाइम कम है ना, तो दुनिया के हर व्यक्ति को टाइम कम लगेगा लगेगा। और हम लोगों को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 के पीछे नहीं जाना है। हमको उतना स्कोर करना है, जाना तो वैसे 100 के पीछे है, लेकिन हमको बाकी सबसे आगे निकलना है, तभी तो कंपटीशन है कि नहीं? फर्स्ट आने के लिए 100 लाना यहां पर जरूरी नहीं है। एक अच्छी बात यह है, 100 लाना यहां पर जरूरी नहीं है। यहां पर बाकियों से आप आगे निकल गए तो भी प्रथम आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको उस स्तर की मेहनत करनी होगी। आपको उस स्तर पर जाकर के अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम एक्यूरेसी के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकें। तो वर्तमान ये तीनों पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं किसी एक विषय विशेष की बात कर रहा हूं, नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ये सारे पैटर्न जो हैं इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो धीरे धीरे आप इतिहास के प्रश्नों में भी ये देखेंगे, कंप्यूटर के प्रश्नों में भी देख सकते हैं। हो सकता है आपको मैथ्स वाले में तो अभी जैसे टीईटी में दे ही दिया, टीईटी में आपने देख ही लिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है कथन कारण में, इससे सुमेलित कीजिए वाले में दिया ही हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और 2 घंटे के लिए अगर आप एकदम फोकस होकर के अगर आप ये अप्लाई करोगे अपने आप को इस पेपर में, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। शर्त यह है कि ये 2 घंटे अपने आप को बहुत फोकस रखने की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी। और वर्तमान स्ट्रेटेजी यही बोल रही है, क्योंकि क्वेश्चन का बदलता हुआ पैटर्न आपके बदलते हुए मनोवृत्ति का संकेतक है। आपको बदलना होगा अपने माइंडसेट को। अगर आप ये सोचेंगे कि हम ठीक है वहां जा करके बैठेंगे कम से कम 70 क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि वन लाइनर होते हैं, और बाकी के 30 क्वेश्चन में देखेंगे। आपको बता देता हूं अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ उसमें हाईएस्ट गया है 92 आउट ऑफ 100, 92। ठीक है, और उड़ान के ही मेंबर हैं ये जो 92 नंबर लेकर के आए हैं। हर्षित कुमार देवांगन हमारे यहाँ रहते हैं, देखिएगा। हाँ भाई, कौन? ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में थे। हाँ, बहुत दिन से तैयारी किए। ठीक है, तो परिश्रम कभी व्यर्थ जाता नहीं है। ठीक है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी जितने एग्जाम आप देखोगे ना लगभग सब में 85 84 इस प्रकार जा रहा है। टॉपर कम नंबर, टॉपर के मार्क्स लगभग इसी के आसपास आ रहे हैं, 80 85 90 यहाँ पे इस रेंज में वेरी कर रहा है। तो अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे ना आप, तो आप इस रेंज में जा सकते हो। लेकिन इस रेंज में जाने के लिए भाई कड़ी तपस्या लगेगी। ठीक है, कड़ी तपस्या कहने का मतलब ये नहीं है कि गमछा पहने पहुंच गए हिमालय है ना, और जा करके वहां पे ओम नमः शिवाय चालू करते, नहीं, वो तपस्या नहीं। तपस्या के अलग अलग रूप होते हैं। आप जो इतने दिनों से तैयारी करने वाले हो या तैयारी कर रहे हो या अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए ढाल रहे हो, ये सब उसी तपस्या का ही एक रूप है। ठीक है, अपने आप को तैयार करना किसी चीज के लिए वो तपस्या है। तो आप जब सरकारी नौकरी के लिए, आप भी तो सपना लेकर के आए होगे ना यार कि भाई मुझे भी सरकारी नौकरी लेकर के अपने घर जाना है, माँ बाप का सर ऊंचा करना है, माँ बाप को ले जा करके दिखाना है कि भाई ये देखो आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं? और माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी इस एज में कुछ नहीं होती है कि उनका बच्चा जो है वो आगे आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए आर्थिक रूप से अब सशक्त हो गया है, अब वो स्टेबल हो गया है अपने लाइफ में, है कि नहीं? तो अपने आप को तो यार तैयार करना हम लोग की जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक रूप से भी, और एक समाज का हिस्सा होने के नाते ना हम लोग को करना भी चाहिए। ठीक है, समाज का हिस्सा होने के कारण हम लोग को करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज का हिस्सा होने के बावजूद केवल ये सोचेंगे कि अरे हमारे काम करने बिना भी तो समाज चल रहा है, अगर ऐसा सब लोग सोचने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना यार।
ठीक है, समाज चलेगा कैसे, फिर दुनिया चलेगी कैसे? अगर सब घर बैठने वाले हो जाएंगे तो फिर कमाएगा कौन? और कोई कमाएगा नहीं तो दुनिया चलेगी कैसे? है कि नहीं? हाँ, तो मेहनत करना है। तो मेहनत करने के लिए आपको सही दिशा का होना जरूरी है, आपके पास एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप एकदम दिमाग में बिठा लो कि अगर हमको अब तैयारी करनी है तो ये सारे पैटर्न से हमारा सामना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई अब भी पुराने पैटर्न में ढर्रे में जो चला आ रहा था वन लाइनर फैक्ट, बस वैसा ही पढ़ेंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब आपको कथन कारण वाले प्रश्नों से भी जूझना होगा, आपको सुमेलित कीजिए से भी जूझना होगा, और इस पैटर्न से भी जूझना होगा जहां पर आपको सत्य कथन या असत्य कथन की पहचान करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपकी तैयारी न केवल फैक्चुअली तगड़ी होनी चाहिए, बल्कि आप किसी एक बिंदु को आधार बना करके उसके आसपास के तथ्यों के बारे में भी सोच सको, इतनी आप में क्षमता विकसित होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि भाई गुलाम वंश की नींव 1206 में पड़ी, ठीक है, और दूसरा इसके इनके काल में वेनसोंग छत्तीसगढ़ आया या भारत आया। अब मेरे पास इतना तो फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि भाई वेनसोंग जो है वो 639 ईस्वी में भारत आया, 629 में, हाँ 639 में भारत आया, छत्तीसगढ़ आया वो। तो मेरे पास अगर इतना नॉलेज है तभी मैं उस क्वेश्चन को डील कर पाऊंगा। तो फैक्चुअली तो मुझे तगड़ा होना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आसपास की चीजों को भी उसी फैक्ट के माध्यम से मैं सोच पाऊं, इतनी क्षमता मुझे अपने आप में विकसित करनी होगी। और ये तब विकसित होगी जब आप रेगुलर समय दोगे पढ़ाई को। पढ़ाई को रेगुलर समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय मांगती है पढ़ाई। पढ़ाई को और कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई को केवल समय चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए आपका। अगर ये दोनों चीजें करके दे रहे हो आप, वो आपको इतने अच्छे पुरस्कारों से पुरस्कृत करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद जिसका सपना आप देखते हैं वो पुरस्कार आपको ये देने की क्षमता रखती है। तो आपको दो ही चीजें देनी है। क्या देना है? समय देना है और फोकस देना है, अपना कंसंट्रेशन देना है। ये दो चीजें यदि आप दे रहे हो तो एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन आपकी कक्षा में हो सकती है, आपके एग्जाम हॉल की तैयारी आपके क्लास में हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा, ना केवल यहां बल्कि अपने घर में भी आपको टाइम निकाल करके समय देना होगा। ठीक है, चल, तो ये तो रही बात वर्तमान पैटर्न की। अब इसको शुरू में ही बताने का क्या औचित्य है सर? ये बताने का औचित्य ये है ताकि आप इस भ्रम में मत रहें कि वन लाइनर फैक्ट से एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, वन लाइनर फैक्ट बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अच्छा शिक्षक या अच्छा मेंटर वो है जो आपको नवीन पैटर्न से अपडेट करता हुआ चले। ठीक है, तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूं, क्योंकि नए पैटर्न को अगर मैं अडॉप्ट नहीं करूंगा तो आप कैसे कर पाओगे, है कि नहीं? तो मुझे नवीन पैटर्न को अडॉप्ट करना ही होगा, और मैं अगर नवीन पैटर्न को अडॉप्ट कर रहा हूं, अपना रहा हूं, तो उसी पैटर्न में आपको भी ढालने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से डील कर पाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का एक सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हम लोग का दिमाग जो होता है ना, वो चारों तरफ से खुलता है। ठीक है, चारों तरफ से खुलता है। आप वन लाइनर फैक्ट में ना एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, एकदम केंद्रित हो जाते हैं कि हाँ वेनसॉन्ग इतने सन में आया था, किसके समय आया था, बस काम खत्म। यही होता है, यही होता है ना। लेकिन आप उस समय के, जब जैसे हर्षवर्धन को आप पढ़ेंगे, हर्षवर्धन उसी के काल में आया था वेनसॉन्ग, तो उससे संबंधित आप जानकारियां आप जुटाओगे। कब जुटाओगे, कब जुटा पाओगे? जब आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी करोगे। ऐसे प्रश्नों की आपको तैयारी करनी होगी, और ऐसे क्वेश्चन को तैयार करना मेरे हिसाब से बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को पढ़ने का तरीका एकदम ऐसा होता है, सीढ़ी के जैसा, एकदम सीढ़ी के जैसा पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि नहीं? कैसे सीढ़ी के जैसा सर? देखो, आप सीढ़ी के जैसा कैसे पढ़ते हो? आप सबसे पहले पढ़ते हो पूरा पाषाण काल क्या होता है, फिर मध्य पाषाण काल क्या होता है, मतलब पूरा पाषाण काल पहले पढ़ते हो। पाषाण काल पढ़ने के बाद आप पहुंचते हो ताम्र पाषाण युग में।
चालकोलिथिक। और आगे बढ़ते हो फिर आते हो वैदिक संस्कृति में, इसमें हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होती है तब आप पहुंचते हो वैदिक संस्कृत में, वैदिक भाग में। वैदिक जब इतिहास पढ़ लेते हो तब आप पहुंचते हो कहा, मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य आप पढ़ लेते हो तब आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो मौर्य काल आता है, मौर्य काल आता है, मौर्य काल समाप्त होता है, मौर्योत्तर युग आता है, फिर आता है गुप्त युग, फिर आता है उसके बाद भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, अरब आक्रमण होता है, उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत, फिर आता है 1526 में बाबर का हमला, फिर वहां से आप धीरे 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 औरंगजेब तक कहानी पढ़ते हो। औरंगजेब मरता है, औरंगजेब 1707, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, मुगलोत्तर काल में एंटर करते हो, मुगलों के बाद वाले एरा में आते हो। उस काल का जब उस काल की जब समाप्ति होती है तो अब आप पहुंचते हो किसमें, ब्रिटिश काल में। विदेशियों का आक्रमण, विदेशियों का आगमन हमारे यहाँ होता है, यूरोपीय कंपनियों का। तो यूरोपीय कंपनियां धीरे धीरे कैसे अपना पांव जमाती हैं, और वो पढ़ते 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 भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फिर आप पढ़ते हो क्या, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब आता है आपके धीरे 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 करके एक सीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी की तरह पढ़ते हो आप इसको, है कि नहीं। ये एकदम सीढ़ी नुमा संरचना है। अब अगर आप इसमें किसी भी चरण को स्किप करते हैं, ये चरण स्किप करते हैं, तो यहां पर का पूरा नॉलेज आपका खत्म ना सर, यहां पर का पूरा नॉलेज तो जीरो हो गया। लेकिन अगर इसी को एकदम सीक्वेंस में आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप इसको इससे लिंक कर सकते हो, इसको इससे लिंक कर सकते हो, इसको इससे लिंक कर सकते हो, लिंक करते हुए चीजें आगे बढ़ती हैं, है कि नहीं। सेम वैसे ही हमारे संविधान में होता है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, तो हर भाग में क्या क्या है, किस भाग में किसके संबंध में प्रावधान है, यदि ये हमको पता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमको पढ़ना होता है इसके अंतर्गत, क्योंकि संविधान तो अनुच्छेदों में लिखा हुआ है ना, अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में किसके संबंध में प्रावधान है, यदि इनकी हमको जानकारी है तो हम उसमें लिंक कर सकते हैं, हम उसमें लिंक कर सकते हैं। क्या लिंक कर सकते हैं, जैसे जैसे राज्य का प्रमुख राज्यपाल है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल है, और भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है। अब अनुच्छेदों को आप तुलना करके पढ़ सकते हो कि अच्छा राज्यपाल के संबंध में इस अनुच्छेद में प्रावधान है तो इसमें अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, पढ़ सकते हैं। ऐसा लिंक करके जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो चीजों को, मैंने कहा ना, परत दर परत नॉलेज जो है वो खुलता जाता है, खुलता जाता है। ज्ञान आपके पास किताबों में भरपूर है, लेकिन उसको खोलना कैसे है, आपके दिमाग को कैसे उसमें मोल्ड करना है, ये एक टीचर करेगा, ठीक है, ये होगा। वैसे ही जब मैं आपको भाषा पढ़ाऊंगा तो भाषा में आप देखिएगा, जब मैं आपको हिंदी का इतिहास पढ़ाऊंगा, हिंदी में वर्तमान, हिंदी जो वर्तमान समय में पहुंची है, ये वर्तमान स्वरूप में प्रारंभ से नहीं है, संस्कृत से धीरे 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 करके वर्तमान परिस्थिति तक ये हिंदी आई है। तो इसके इसके इस रूप तक आने तक की जर्नी क्या रही है, ये भी हमको देखना है कि भाई कैसे संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत क्यों 7 अपभ्रंशों में बट गया, वो 7 अपभ्रंश क्यों फिर पुनः वर्तमान स्वरूप की भाषाओं में परिणित हो गए, ये हमको देखना होगा, ये हमको जानना होगा। तो ये सीधे सीधे लिंक हो जाएगा हिस्ट्री से। क्यों हिस्ट्री से लिंक हो जाएगा सर, क्योंकि वैदिक काल में आप वेदों के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल में क्या पढ़ते हैं आप, वेदों के बारे में। तो वो वेदों को जिस भाषा में लिखा गया वही तो संस्कृत थी, और वहीं से तो ये जो श्रृंखला है वो आरंभ हुई है, धीरे 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 करके वर्तमान हिंदी तक आप पहुंचे हैं। तो जब आप इनको लिंक करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे विषय आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे विषय भी मिलेंगे जिनका एकदम ऑब्जेक्टिफाइड लैंग्वेज आपको मिलेगा, जिसका नॉलेज एकदम एब्सोल्यूट होगा, जैसे साइंस, जैसे विज्ञान का विषय है। विज्ञान के विषय की यदि हम बात करें तो विज्ञान में आपको एकदम टू द पॉइंट जाना पड़ता है, एकदम टू द पॉइंट। क्यों टू द पॉइंट, क्योंकि सर वहां पर नाम एकदम ऑब्जेक्टिफाइड होता है, नाम एकदम एब्सोल्यूट होता है, वही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी में इंसुलिन कहीं से निकल रहा है तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से ही निकलेगा, ना अल्फा से ना गामा से। आपको एकदम टू द पॉइंट जाना पड़ेगा वहां पर, है कि नहीं। हाँ,
तो कहने का मतलब यह है कि आपके सिलेबस में इतनी विविधता इसीलिए है ताकि आपका दिमाग जो है वो सारे प्रकार के नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके और उसको आप आगे जाकर के प्रशासन में यूज कर सको। ठीक है, तो आपको प्रशासनिक पद पर जाने के पहले प्रशासनिक पद के लायक बनाने के लिए यह सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अरे हमको हिंदी थोड़ी पढ़ना है, उसमें हिंदी का क्या करेंगे हम लोग, या अंग्रेजी का क्या करेंगे हम लोग, या गणित का हम क्या करेंगे वहां पर बैठ के सर गुणा भाग थोड़ी करना है हमको। नहीं, ये वही तो सिखा रहा है आपको कि जो चीजें आपको कठिन लगती हैं, जो चीजें आपको अप्रिय लगती हैं, वो भी आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। तहसीलदार को थोड़ी शौक होता है यार जा करके पंचनामा करने का रात में 2 बजे, कोई लाश मिली है उसका पंचनामा करने का शौक थोड़ी है, लेकिन जाना पड़ता है कि नहीं, जाना पड़ता है सर। क्यों जाना पड़ता है, उसको अप्रिय है लेकिन उसको प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। तो इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की सबसे पहली सीढ़ी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आप इसी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हो, अपने आप को इस हिसाब से तैयार नहीं कर पा रहे हो कि भाई हम इस एग्जाम को निकालें, इसके सिलेबस को अडॉप्ट करें और इसमें मेहनत करें, तो आप प्रशासन में क्या योगदान करोगे फिर? जीरो। आप फिर वेतनभोगी नौकर बन करके रह जाओगे, है कि नहीं। जबकि वेतनभोगी नौकर नहीं बनना है, अपना अस्तित्व व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी गब्बर, गब्बर देखो मूवी, अक्षय कुमार वाली, नहीं देखे हैं? अरे जाके देखना है यार, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, वो मूवी देखना। उस मूवी में सुनील ग्रोवर जो रहता है वो कितने नीचे पद पर रहता है, एक हवलदार रहता है कि नहीं, एक हवलदार रहता है, लेकिन फिर भी आखिरी में उसको नीति निर्माण में शामिल किया जाता है। देखे हो आप, देखना कभी उस मूवी को, आखिरी में नीति निर्माण में उसको शामिल किया जाता है। मतलब उस प्रोसेस को वो बहुत अच्छे से समझता है कि भाई ये इस पैटर्न में जो है ये मर्डर किया जा रहा है, ये कत्ल जो है ये इस पैटर्न में हो रहा है। उसको कौन समझता है? वो हवलदार। तो उसको सीधे शामिल कर लिया जाता है किसमें? नीति निर्माण में, कि भैया तुम आओ और इस केस में हमारा साथ दो। तो पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता यार सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है कि आप कितना अच्छा कर पाते हो। ठीक है, आप कितना अच्छा कर पाते हो। किसी भी पोस्टर पे आप कलेक्टर की फोटो नहीं देखोगे, देखे हो? नेता लोग का ही रहता है, क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी में या प्रशासनिक कर्तव्य वहन में सबसे पहला बिंदु जो होता है वो होता है अनामता। मतलब आप कितना भी बड़ा अच्छा काम कर लो, लेकिन आपका नाम नहीं होगा, जनप्रतिनिधि का नाम होगा। लोकतंत्र यही है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये अनामता होती है और प्रशासनिक अधिकारी को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, कर्मचारी बनने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, चल, तो आते हैं वापस सिलेबस में। तो सिलेबस में जब आप आएंगे तो ये तीनों पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो मैंने कहा 35 से 40 क्वेश्चन जो ये लगेंगे ना आपके, ये आपका टाइम बहुत खाएगा, ये आपका टाइम बहुत खाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है सर? ऐसे क्वेश्चन को डील करने का एकदम सीधा साधा तरीका है, भाई बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है आगे बढ़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए रहो। ठीक है, जितना बन रहा है पहले फेज में 1 घंटे में खत्म कर लो। 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो 40 क्वेश्चन हो चाहे 50 क्वेश्चन हो, इसको खत्म कर लो पहले लाइन में। अब बचे हुए 40-50 क्वेश्चन के लिए, यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपके बचेंगे यहां पर, इसके लिए आपको अगला 1 घंटा मिलेगा। लेकिन यह भी है कि इस 40 से 50 क्वेश्चन में आपको मैथ्स के कम से कम 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। मैथ्स के कम से कम 50%, मैथ्स रीजनिंग के 50% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए 1 घंटे में। अगर ये आप लोग कर लिए तो आपको यहां पर भरपूर टाइम मिलेगा बाकी क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अगर आप यहां से मान लो 50 क्वेश्चन बना लिए हैं और यहां पर से अगले एक घंटे में यहां से अगर आप एक्यूरेसी के साथ 30 से 35 क्वेश्चन भी अच्छे से पहुंच गए, 30 से 35 क्वेश्चन अच्छे से पहुंच गए, तो आप टॉपर्स की लिस्ट में होंगे।
ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि शुरुआती 1 घंटा आपको जूझना पड़ेगा और 50% क्वेश्चन कम से कम बना करके फेंक देना है। अब वो 50 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 50 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें से मैं ये कहूंगा, मान लो अगर 30 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आ रहा है ना, तो 15 क्वेश्चन प्लस 35 क्वेश्चन, इस रेशियो में आपको जाना होगा। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी पर बात करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बहुत सारे बच्चे पढ़ते बहुत है, जो मैंने देखा है अभी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो एग्जाम हॉल में जाकर के या तो डर जाते हैं, या क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके घबरा जाते हैं, या होता ये है उनके साथ कि सर पढ़े तो बहुत थे लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना हो गया ना कि हमको कोई चीज रिकॉल नहीं हुआ। और मैंने कहा ना, वो 2 घंटे आपके लाइफ को डिफाइन करने वाले 2 घंटे होने वाले हैं। उन 2 घंटों में या तो आप एग्जाम निकालोगे या तो नर्वस होकर के रेस से बाहर हो जाओगे। तो वो 2 घंटे अपने आप को मेंटली स्टेबल करके रखना, ये अपने आप की तपस्या होगी, ये खुद की तपस्या होगी, जो कि आप अभी से लेकर के एग्जाम तक अपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को उसके लिए प्रिपेयर करोगे। ठीक है, चल, तो ये तो रही बात पैटर्न की। अब ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, समय आपका थोड़ा सा ज्यादा लेगा वो, लेकिन ये है, ऐसे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो वो अलग प्रकार की संतुष्टि आपको देते हैं। ठीक है, एकदम वो बता रहा हूं, सही बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं ना, और अगर आप एकदम समय में अगर ऐसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो, तो वो अलग प्रकार की संतुष्टि आपको देगा। ठीक है, चल, अब यदि हम बात करें कि और क्या है सर सिलेबस में, तो देखो सिलेबस में तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जा करके हिंदी भाषा, और जैसे अभी वन रक्षक का एग्जाम आया है, देखोगे सिलेबस, वन रक्षक का अभी आया है ना सिलेबस, नहीं देखे आप लोग? आया हुआ है, उसमें 20 नंबर की हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। 20 नंबर की हिंदी और छत्तीसगढ़ी, मतलब 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की छत्तीसगढ़ी, वो उसने शामिल कर दिया है। ठीक है, नए सिलेबस में उसने शामिल कर दिया है। हाँ भाई, बंद है क्या? ठीक है, अब हिंदी के यदि सिलेबस की बात करें ना, तो हिंदी का सिलेबस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, जिसके अंतर्गत क्या रहेगा समझना। हिंदी का सिलेबस मेनली देखा जाए तो मैं इसको 2 भाग में बांट करके देखता हूं, 2 भाग में। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को अगर अच्छे से समझना हो ना, तो उसको बांटना तोड़ना सीखो। तो हिंदी का सिलेबस मैं 2 भागों में बांट करके देखता हूं। ये 2 भाग कौन से हैं सर? एक भाग में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को रखता हूं जो कि लगभग हर एग्जाम में रहते ही हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना रहेगा? इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले वर्ण माला, ये सबसे पहला टॉपिक, वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक। स्वर व्यंजन वर्तनी ऐसा लिखा होगा टॉपिक, मतलब आपको कंप्लीटली क्या पढ़ना होगा उसमें? वर्णमाला को पढ़ना होगा। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं सर? स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, वर्तनी पढ़ते हैं, और क्या इतने में कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको इस प्रकार के पैटर्न में यदि जाना है, ऐसे क्वेश्चन को यदि आपको कंप्लीट करना है, स्कोर करना है, तो आपको केवल ये जानना जरूरी नहीं है, या ये जानना काफी नहीं है कि स्वर कितने होते हैं, कि व्यंजन कितने होते हैं, तो अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, तो अयोगवाह किसको बोलते हैं। केवल ये जानना काफी नहीं है, आपको वर्णमाला में उपस्थित कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारी वर्णमाला में, उन सारे कॉन्सेप्ट को दर परत दर खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके जब आप चीजों को समझते जाओगे, चीजों को पढ़ते जाओगे, तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, ना केवल क्लास की, बल्कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों चीजें साथ में लेकर के चलना है। ठीक, वर्णमाला पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं शब्द रचना में। शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक टॉपिक तो है संधि, एक है उपसर्ग,
तीसरा है प्रत्यय और चौथा है समास। ये चार टॉपिक हम लोग देखेंगे शब्द रचना के अंतर्गत। ठीक है, शब्द रचना में ये चार टॉपिक आते हैं और ये चार टॉपिक ऐसे टॉपिक है ना जिनसे मान करके चलिए 4 क्वेश्चन आपके चित्त हैं। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन का वेटेज है मान लो हिंदी का किसी एग्जाम में, तो 10 में से 4 क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से रहने वाले हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो। यहां से आपके एक एक क्वेश्चन मिनिमम आने हैं और ये ऐसे टॉपिक है ना जिसमें संधि पर 100% डिपेंडेंसी उपसर्ग की होती है। संधि बहुत अच्छे से समझ गए तो उपसर्ग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद शब्द रचना पढ़ने के बाद फिर आप पहुंचते हैं शब्द साधन में। शब्द साधन के अंतर्गत शब्दों का विभाजन हमको देखना होता है। तो शब्दों को जो 5 अलग अलग आधारों पर बांटते हैं आप, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, तो ये पांचों विभाजन आपको देखना है। और इसी विभाजन में आपका क्या कवर होगा, इसी में आपके सार्थक और निरर्थक शब्द कवर होंगे। रूपांतरण में आपके विकारी और अविकारी शब्द कवर होंगे। रचना में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द कवर होंगे। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द कवर होंगे। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार के शब्द आपके प्रयोग के आधार पर कवर होंगे। मतलब यहां से आप जब पढ़ना चालू करेंगे, जब शब्द रचना को पढ़ेंगे, सॉरी शब्द साधन को पढ़ेंगे, तो शब्द साधन में आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। यहां से तत्सम तद्भव एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, दूसरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहां पूरा मिलाकर के एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, तो टोटल 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहां से चित्त, यहां से 3-4 क्वेश्चन, यहां से 3-4 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन मान के चलो यहां से कंप्लीट आपका हो जाता है। आगे और बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपको दिखाई पड़ता है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत अभी नए पैटर्न में देखें तो 2 चीजों को बड़ा पूछा जा रहा है। एक तो है वाक्य के अंग और दूसरा है वाक्य के आवश्यक तत्व। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी जब से पैटर्न चेंज हुआ है इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लगातार उठा रहा है वो, तो इन दोनों को हमको बहुत अच्छे से जानना होगा। इसके अलावा क्या देखना है, इसके अलावा देखना है वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद भी कन्वेंशनल तरीके को तोड़ चुका है व्यापम, और व्यापम अब जो क्वेश्चन कर रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ प्रकृति का पूछ रहा है। अब वो नहीं पूछता सरल वाक्य कौन है, मिश्र वाक्य कौन है, संयुक्त वाक्य कौन है, अब वो पैटर्न थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। नए पैटर्न में आपको दिखेगा वाक्य देकर के पूछेगा संकेत वाचक है, संदेह वाचक है, इच्छा वाचक है, आज्ञा वाचक है, आपने नाम सुना होगा, निषेध वाचक है, प्रश्न वाचक है, विधान वाचक है, विस्मयादि वाचक। इस पैटर्न को उठा करके अब डाल रहा है, तो अपने को उस आधार को पढ़ना होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है और कैसे प्रकार के वाक्य किस प्रकार के चिन्हों को शामिल करते हैं। तो यदि ये नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो यहां से सारा चीज हमको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हमको पैटर्न से भी अपडेट होते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद एक टॉपिक जो हिंदी के सिलेबस की एकदम जान है वो है व्याकरणिक अशुद्धियां, और यहां से एक क्वेश्चन आता है व्याकरणिक अशुद्धियों से, वाक्य की अशुद्धि, शब्द की अशुद्धि। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम लिखते गलत हैं, जगहों पर लिखा हुआ गलत रहता है, तो हमारे दिमाग में इमेज गलत रहता है और उसके कारण से हम उसको लिखते समय गलती भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे अभी मैं आपको कहूंगा 10 शब्द दूंगा ना, तो 10 के 10 शब्द हो सकता है आप गलत लिखो, या हो सकता है 5 गलत लिखो, या हो सकता है 4 गलत लिखो, लेकिन गलत तो लिखोगे। जबकि यहां पर मांग किसकी होती है, एक्यूरेसी की। शब्द शुद्धि मतलब सीधी सी बात, जैसे मैं आपको कहूं चलो लिखो, तो 2-3 क्वेश्चन, 2-3 शब्द लिखिए, बस कुछ नहीं,
लिखिए नुपुर, नुपुर 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 नुपुर। मुहूर्त, मुहूर्त, नुपुर, मुहूर्त। हो गया? लिख लिए? लिख लिए? चलो। हाँ भाई, नुपुर, नुपुर। हाँ ठीक है, लिखो पांचवा, पांचवा। 3 शब्द लिखा हमने। चलो अब जरा मुझे बताना, नुपुर किसने किसने ऐसा लिखा है? ना में छोटा ऊ और पा में छोटा, अरे ठीक से हाथ उठाओ, बधाई हो, गलत है, गलत है ये। अच्छा, किसने किसने ऐसा लिखा है? ना में छोटा ऊ और पा में बड़ा ऊ। बहुत बढ़िया, आपका भी गलत है। ठीक है, हाँ ये भी गलत है। हाँ, अच्छा, आप बताना, ना में बड़ा ऊ पा में छोटा ऊ किसने लगाया? देख लो, इतने जन में एक जन का सही है। समझो, समझ आ रही बात? ना में बड़ा ऊ होता है, पा में छोटा ऊ होता है। और ये भी बता रहा हूं, 100% इनको भी नहीं पता रहा होगा। मान लो आपको मैं ये 4 विकल्प देता ना, एक में ऐसा लगा करके, आप भी कंफ्यूज होते कि किसको लगाएं। होता है ऐसा। ठीक है, ऐसे ही मुहूर्त। अब बताओ मुहूर्त किसने ऐसा लिखा है? अब हाथ नहीं उठेगा देखना। आप लिखे हैं? हाँ। और कोई? आप भी लिखे हैं? आप लोग नहीं लिखे? हाँ, गलत है ये। ठीक है, अच्छा, हा में बड़ा हूं, अब माँ में छोटा हूं, हा में बड़ा हूं। ठीक है, कितने लोग? 4-5 लोग, हाँ ये सही है। ठीक है, बाकी लोग अभी भी गलत है। ठीक है, तीसरा शब्द क्या था? चलो 4 विकल्प मैं ही दे देता हूं। पांचवा, 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 पांचवा। चलो अब बताओ सर, ये ABCD ले लो आंसर, ABCD। चलो बताओ, ए वाले ठीक से। हाँ बहुत बढ़िया, गलत है। दूसरा वाले, हाँ बी वाले, बी बी बी, बी वाला, हाँ ये भी गलत है। डी वाले, हाथ उठाओ। हाँ ये भी गलत है। सही है पांचवा, 2 चंद्र बिंदु होता है। कितने लोग लिखे हो 2 चंद्र बिंदु के साथ? कोई नहीं लिखा है ना? हाँ, यही मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, नैन्सी गलत है वो भी। सुरभि, सुरभि गलत है। अब देखो, यहां से आप समझ जाओ कि हिंदी जो है पढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम इस भाषा से बहुत फैमिलियर हैं, हम बचपन से बोलते हैं यार, है कि नहीं? बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो आसान है। लेकिन लिखना हमारे लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर है सर, है कि नहीं? शुद्ध रूप में लिखना, लिखना तो आसान है, शुद्ध रूप में लिखना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, काम है। तो ऐसे कठिन को सरल करने के लिए ही तो आप आए हो। समझो बात को, तो व्याकरणिक अशुद्धियों से एक क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये तो हो गई बात कि जो आपके सिलेबस में अमूमन रहता है, ये हिस्से आपके सिलेबस में रहते हैं। इसके अलावा और क्या रहता है? इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये रहना ही रहना है ना सिलेबस में। विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके सिलेबस में रहता है। ठीक है,
तो ये पूरा सिलेबस जो है ये कॉमन चलता है व्यापम के हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये कॉमन चलेगा। ठीक, तो सर दूसरी तरफ रखने के लिए बचा ही क्या? दूसरी तरफ रखने के लिए है रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक। बहुत सारे लोग इसमें भ्रम में रहते हैं कि व्यापम के हर एग्जाम में ये रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यापम का जो सिलेबस होता है उसमें प्रॉपर आपको मेंशन किया रहता है कि ये टॉपिक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें रस, छंद, अलंकार रहता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में रहता भी है। जैसे मंडी में अभी है 26 तारीख को एग्जाम है ना, उसमें है सर ये टॉपिक, तो रस, छंद, अलंकार उसका हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रहता है सर? इसके अलावा कभी कभी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपके सिलेबस में कभी रहता है कभी नहीं रहता, ये कभी रहता है कभी नहीं रहता। और 90% एग्जाम में ये सिलेबस में रहता ही नहीं है। और हम लोग गलती ये करते हैं कि सिलेबस में है सोच करके इसको पढ़ने लगते हैं, बिना ये देखे कि सर सिलेबस का हिस्सा ये है भी कि नहीं है कि नहीं? हाँ, इसमें है भी कि नहीं है हम देखते भी नहीं है। और 90 क्या 95% सिलेबस में ये होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सर ये तो मतलब वो अंधे के दौड़ने के समान हो गया सर। ये उसको दिशा का कोई अता पता ही नहीं है, बस दौड़ा जा रहा है कि नहीं? तो इसके लिए हमको सिलेबस का प्रॉपर अवलोकन करना होगा कि ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है। ठीक है, एसआई में दोनों है, एसआई का एग्जाम यदि आप देने वाले हैं तो दोनों है, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है, दोनों मेंस में है। ठीक है, इसके अलावा और क्या टॉपिक? आप टॉपिक देखना, काल, ये भी हर एग्जाम में नहीं होता। विराम चिन्ह, ये भी हर एग्जाम में नहीं होता, ये भी हर एग्जाम में नहीं होते हैं। तो सिलेबस देख करके पढ़ना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण मतलब काल तो होगा ही हम सोचते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं रहता तो हमारे द्वारा लगाई गई ऊर्जा का आउटपुट शून्य हो जाता है, क्योंकि सर वहां से क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो आउटपुट ऐसे ही जीरो हो गया। तो इसके पीछे जो आप सर फोड़े हो काल पढ़ने में, विराम चिन्ह को रटने में, भाई उसको समय को आप यहां लगाओ ना। समझ आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं सिलेबस प्रॉपर अपने पास होना चाहिए। और हिंदी का सिलेबस इससे बाहर कुछ नहीं रहता, इससे बाहर कुछ नहीं है। यदि आपको हिंदी का सिलेबस किसी भी व्यापम के एग्जाम में देखना है तो इसके बाहर आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ने वाली। यह चीज आपके आपके सिलेबस के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो सर हिंदी की तैयारी अब कैसे करें? अब ये तो समझ आ गया कि हिंदी के सिलेबस में क्या रहता है। अब एक ये भी बात है कि सर हिंदी का जो वेटेज है वो कितना रहता है? हिंदी का वेटेज 5 से लेकर के 10 अंक तक लगभग हर एग्जाम का। जहां हिंदी है वहां मिनिमम 5 नंबर और अधिकतम 10 अंक। ठीक है, एक 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर का वेटेज हिंदी का बनता है। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी बहुत बड़े रोल में होती है, जैसे सब इंस्पेक्टर का मेंस हो गया, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेंस में जो पहला पेपर है वो लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज में एक तरफा हिंदी जो है वो 125 अंक की है, तो बहुत बड़ा वेटेज है। सम परीक्षक का एग्जाम हो गया, वहां पर तो 100 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, तो एक तरफा बहुत बड़ा वेटेज जो है वो हिंदी का हमको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो व्यापम के लगभग सभी एग्जाम में 5 से 10 नंबर का वेटेज आपको हिंदी का मिलने वाला है। और ये 5 से 10 नंबर हिंदी माध्यम वालों के लिए एक तो अमृत है, दूसरा हलाहल से कम नहीं है। अमृत क्यों है? क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है सर हिंदी पढ़ना। हिंदी माध्यम वाले हैं सभी, कोई इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत लगेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि व्याकरणिक रूप से हिंदी को सीखना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा कठिन तो होता ही है। ठीक है, जैसे हमारे लिए अंग्रेजी होती है कि नहीं? हाँ, क्योंकि शुरू से एकेडमिक्स में हम लोग पढ़े हैं क्या है, हिंदी, हिंदी में लिखे हैं, हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में बात किए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए ना थोड़ा सा लिखना
पढ़ना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है नहीं सीखा जा सकता, बहुत बहुत आसान है हिंदी सीखना। और हिंदी आप सिलेबस देखेंगे ना तो सामान्य हिंदी आपको पूछता है, कठिन हिंदी नहीं है, विशिष्ट हिंदी नहीं है, सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में व्याकरण है, व्याकरण के अंतर्गत संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं को सीखना है बस। ठीक है, तो हिंदी हिंदी माध्यम वालों के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि हिंदी माध्यम वाले इसमें कंफर्टेबल होते हैं, और घातक इसलिए है क्योंकि हिंदी माध्यम वाले ही हवा में ज्यादा रहते हैं कि हमसे हिंदी अच्छे से बनती है। और अभी देख लियो देख लियो ना अभी परिणाम। हाँ, तो इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि हिंदी हमसे बन ही जाना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएगा सर, ये गफलत में मत रहना। ठीक है, और 5 से 10 नंबर का वेटेज मतलब मान के चलो या तो सिलेक्शन के अंदर या सिलेक्शन के बाहर। 100 में से 5 5 नंबर भी अगर है तो मैं तो बोलूंगा भाई 5 नंबर, 5 और 5 पूरा आने वाला सब्जेक्ट है हिंदी। 5 और पूरे 5 लाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस स्तर की मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, चल, तो ये तो रही बात हिंदी के सिलेबस की। तो सर इसमें पढ़ना कहां से चालू होता है? हिंदी में पढ़ना शुरू होता है वर्णमाला से। वर्णमाला से हमको पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, वर्णमाला से धीरे 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 करके कहानी लास्ट में पहुंचेगी इन हिस्सों पर, और इनको मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, पर्यायवाची को कैसे पढ़ना है, विलोम को कैसे पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी पकड़ में ही नहीं आते सर। तो ऐसे शब्दों को कैसे पहचानना है, कैसे पुराने क्वेश्चन को जब डील कर रहे हैं या पुराने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो किन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आगे जाकर के डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चल, तो ये रही आपकी सिलेबस की कहानी। तो सिलेबस कोई भी एग्जाम दो आप, सिलेबस जरूर रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है आज के क्लास की कि आपको ना सिलेबस सामने रखना चाहिए। दूसरा, नए पैटर्न के क्वेश्चन अपने पास होने चाहिए, दोनों चीजें। ठीक है, क्यों सर? सिलेबस हमको बताएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये पुराने क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कौन बताएगा? पुराना क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, चल, कोई सवाल है पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं यार, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। आप लोग और एग्जाम दिए हैं पहले? दिए हो? कौन सा एग्जाम दिए थे? बहुत सारा दे लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। असफलता कभी भी ना सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। ठीक है, असफलता जब सर पे चढ़ जाती है ना तो आदमी को कभी ऊपर नहीं उठने देती, और जब सफलता चढ़ जाती है ना अपने सर पे तो वो ऊपर से नीचे पटक देती है। ठीक है, दोनों चीजों को सर के नीचे ही रखना चाहिए, पाँव के नीचे हमेशा। हाँ, चल, और कोई सवाल? नहीं? पढ़ो अच्छे से यार, एग्जाम निकाल सकते हो, है ना? और यहाँ तक पहुंच गए हो मतलब स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ अपने मन में लेकर के आए होगे कि हमको एग्जाम निकालना है कि नहीं? एक गवर्नमेंट पद पर जाना है। जब सपना अपना है तो मेहनत भी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखाए। मतलब जेला सरग देखना रहते ना, बोला मरे बर खुदेल पड़ते, समझे? अब मरे का मतलब यहाँ मरना नहीं है भाई, असल में जाके फिनाइल पी ले नहीं, मरे के मतलब है मेहनत करना, मेहनत करहू तब कहीं मिली। यानी सीधा साधा हिसाब है, जितना मेहनत करूँ उतना ज्यादा मिली, उतना भरे पूरे रूप में मिली। ठीक है, चल, हाँ प्री प्लस व्यापम है ना? प्री पे हम लोग बात करेंगे ना यार, प्री में सी सेट में यही सारी चीजें हैं। सी सेट में आपको गणित, रीजनिंग और लैंग्वेज यही मिलना है, अंग्रेजी नहीं रहती बस उसमें। ठीक है, हाँ, तो प्री कैसे निकालना है उसको तो वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। तो अभी फिलहाल हम लोग व्यापम पे बात किए कि व्यापम में क्या होता है। व्यापम को तैयार करते करते ना सीजीपीएससी के सब्जेक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, मेंस के लिए तो अलग से अपने को तैयारी करनी होती है। ठीक है,